नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियाँ जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। श्याम बाइक से बाजार जाता है, यह कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा कि श्याम बाइक से बाजार जाता है? तो देखिए यहाँ पर साधन का प्रयोग किया गया है। बाजार जाता है, कौन सा साधन बाजार जाने के लिए है आपके पास? बाइक। तो से विभक्ति चिन्ह है, से करण कारक का है, लेकिन साधन है तो साधन जिसमें होगा उसमें आपको जो है यहाँ पर करण कारक के अंतर्गत डालना है, तो ये करण कारक में जाएगा। ठीक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ने है, को है, से या के द्वारा है या कोई नहीं। तो करण कारक का 2 विभक्ति चिन्ह होता है, एक से होता है या एक के द्वारा होता है। ज्यादा प्रयोग से वाला किया जाता है, के द्वारा वाला प्रयोग बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक, करण कारक को आपने पहचान लिया ना, वह कारक जिसमें साधन की सहायता से काम किया जाता है। तो साधन वाला करण है, कौन है? याद रखिएगा, साधन वाला करण है, यानी करण में साधन होता है। चलिए, रमेश नौकर को वेतन दिया, रमेश नौकर को वेतन दिया, कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? ये आपका हाई स्कूल परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, कि रमेश नौकर को वेतन दिया, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें दान दिया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका? संप्रदान कारक आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संप्रदान कारक हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसमें साधन से काम किया जा रहा है, किसी साधन से, वो करण कारक है। जिसमें दान दिया जा रहा है वो संप्रदान कारक है। एकदम याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब तो इसको पक्के आप गांठ बांध लीजिएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक बताइएगा जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो जरूर एक बार जुड़ेंगे। तो जितना हो सके आज 100 लाइक, यहाँ पर 1000 लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, जरूर 1000 लाइक जरूर करवा दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के, ने, कौन या के लिए। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए, क्योंकि के लिए का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब किसी को कुछ देते हैं। तो याद रखिएगा, जब देना होगा तो संप्रदान, और जब संबंध जब यहाँ पर आपको साधन से काम करना होगा तो करण। और ये जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, संप्रदान और करण, इसमें कभी शक मत रखिएगा। ठीक है। वह मेरी माँ की बहन है, कौन सा कारक है? कर्ता कारक,
कर्म कारक, करण कारक या संबंध कारक। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, माँ की बहन है तो का के की रा रे री होता है, माँ की बहन। आप क्या कर रहे हो, किसी को बताओ भाई, आप संबंध बता रहे हो किसी को, आप किसी को संबंध बता रहे हो, तो जिसमें संबंध बता रहे हो संबंध कारक है। ठीक है, पेनाल शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर कौन सा देश का नाम बनेगा। तो देखिए, ये रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत आपका प्रश्न आता है। ये पेनाल शब्द है, ठीक है, PENAL, ये शब्द को मिला करके, ये शब्द के अक्षरों को मिला करके कौन सा, जब आप उसको व्यवस्थित कीजिएगा तो बनेगा, आपको बताना है। नाल्ड बनेगा, नेपाल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये सही है, नेपाल आपका बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल, NEPAL, एक सही शब्द व्यवस्थित करने पर बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, आग का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको हिंदी के अंतर्गत देखिए हम बता देते हैं कि सारी कोर्सेज लगभग समाप्ति की ओर है, तो हिंदी का आप नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का जिनको चाहिए कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का केवल ही क्वेश्चन चाहिए, तो आप 50 रुपीज़ पेड करके हमारे यहाँ से हिंदी का सारा नोट्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका समाप्ति हो गया है। अब देखिएगा, पर्यायवाची शब्द, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनल है, अभिलाषा है, प्रभु है या कोई नहीं। तो आग का पर्यायवाची शब्द जो होता है उसी के समान, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनल। तो आप बनाते हुए कमेंट जरूर करते चलिएगा कि कितना आपका सही होता है लास्ट में। औरत का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, तुरंग, अंबर या स्त्री। तो औरत का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए स्त्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपड़ा का कौन सा इसमें जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में यही ज़्यादा होता है कि बहुत जल्दी जब आप उतावले होते हैं तो आप नहीं वाले को भूल जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, यानी इसमें 4 जो ऑप्शन है उसमें 3 गो होगा और एक केवल नहीं होगा। तो अंबर में भी कपड़ा होता है, वस्त्र में कपड़ा होता है, परिधान मतलब भी कपड़ा होता है, लेकिन चक्षु में का मतलब आँख होता है, जो कि यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर भूगोल के अंतर्गत आपको हमने बहुत बड़े टॉपिक को पढ़ा दिया है और यहाँ पर 200 प्रश्नों का एक सीरीज भी बना दिया है, जहाँ पर आप जा करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जो भूगोल के अंतर्गत नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको क्लासेज में 501 रुपये में आप ज्वाइन करते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको सारे क्लासेज और सब्जेक्ट वाइज PDF भी मिल जाता है। तो दोनों ही आपको फायदे इसमें क्लास में जुड़ने में होता है। और जो केवल नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी आप क्लास 6 के मैथ का यहाँ पर जो है आप नोट्स ले सकते हैं और यहाँ पर हिंदी का आप परचेज कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। भारत का विस्तारित सीमा बताइए। तो विस्तारित सीमा का देखिए ट्रिक आपको दे दिया गया है जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस तरह के सारे ट्रिक यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप भी जरूर जुड़ जाइएगा। आज कल प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको प्रश्न को ही करवाया जाएगा। इसका डीपली क्लासेज आपको सभी नेक्स्ट क्लासेज में मिलेंगे। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुने B, हम लोग कहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 10 8 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कह लेंगे या 80 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है। क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यानी 6 गुने 6 आप लिख सकते हैं। और 6 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का परिमाप ज्ञात करें। 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखिए जो आपका आयत होता है, जो आपका क्या होता है आयत होता है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो अगर आप सूत्र से बनाते हैं तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इस पर बैठा करके बना सकते हैं, नहीं तो 30 सेंटीमीटर लंबा तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर चौड़ा तो 20 सेंटीमीटर। आयत की समभुजा बराबर होती है, यह 20 है तो यह भी आपका 20 होगा, यह 30 है तो यह भी 30 होगा। परिमाप मतलब चारों तरफ का योग, तो 30 20 50 30 80 20 100, तो किसी भी तरह से आप बनाएंगे तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखेंगे ये सारा सूत्र और सारा चीज़ जो लिखा गया है वो किन के लिए है, तो जो यहाँ से नोट्स परचेज किए हैं उनके लिए है।
तो आप भी चाहते हैं तो आज आप 501 रुपये में जुड़ सकते हैं और सारे नोट्स वीडियो को परचेज कर सकते हैं। बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक से आपको बनाना है, ठीक है। इसको आपको ट्रिक से बनाना है। बाएं से बाएं तो क्या होता है, देखिए बाएं से बाएं कहेगा तो अक्षर को घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा ना। तो बाएं से 20वां के बाएं 12वां, यानी 20 में से 12 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा क्या चीज़, 8वां अक्षर बच जाएगा। 8वां अक्षर बाएं से कौन होता है, तो देखिएगा ABCDEFGH, एच होता है 8वां अक्षर। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। देखिए बाएं से बाएं, दाएं से दाएं घटा देना है तो 7 में से 5 गया, यानी दूसरा अक्षर लेना है। दूसरा अक्षर कौन होता है, तो बी होता है। बाएं से जब भी चलेंगे तो ए से स्टार्ट करते हैं, बी से, ठीक है। तो ए होता है, बी होता है, तो दूसरा अक्षर बी हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या शून्य है, यानी किस ग्रह के उपग्रह नहीं है। 101 बार आया वो प्रश्न है। तो आपको बताए थे एक सर का नाम था बुसु सर। क्या नाम है, बुसु सर, यानी बुध और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, इनके ग्रहों की संख्या शून्य होती है। तो बुध और शुक्र यानी सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बुध और शुक्र दोनों हैं, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ से है। देखिए भारत का विस्तार का ट्रिक भी आपको बता दिए हैं। भारत का विस्तारी जो है कैसे है, तो कश्मीर की कच्ची कन्याकुमारी है। तो ऊपर कश्मीर है, फिर कच्ची माने गुजरात का कच्छ है, और कन्या का मतलब कन्याकुमारी है, और अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश है। तो सारे ट्रिक्स का वीडियो आपको मिल रहा है यहाँ पर 501 रुपये में। आज आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, इसको बनाया गया है, ठीक ना। आगे देखिएगा यहाँ पर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न होते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश, जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश को देखता है तो वो काला रंग का दिखलाई पड़ता है। किस रंग का दिखलाई पड़ता है, काला रंग का दिखलाई पड़ता है ना। अब दूसरा है यहाँ पर देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है। तो पृथ्वी पर जल का पर्याप्त भंडार है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर की ओर जा रहा हो और वह पृथ्वी की ओर देखेगा तो पृथ्वी उसको नीले कलर की दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग एकदम मत कीजिएगा, नहीं तो काला बहुत ज़्यादा याद रखते हैं और वो प्रॉब्लम हो जाता है। काला को ही याद नहीं रखना है, नीला को भी याद रखना है। काली मिट्टी में किसकी उपज सबसे अधिक होती है, जौ की, गेहूं की, चना की, कपास की। तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए कपास इसका राइट आंसर होगा। इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है। वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्या लगता है क्या सही है, पूछा जा रहा है। तो वृद्धि क्या निरंतर चलते रहती है, ये गलत है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, ठीक है। वृद्धि कभी भी हो सकता है, ये भी गलत है। वृद्धि के समय वृद्धि कभी भी हो सकता है, और वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। वृद्धि एक क्या होता है, एक निश्चित समय तक होता है, तो ये सही है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। वृद्धि कहने का मतलब है कि यदि आदमी का वृद्धि कहा जाए तो 18-20 वर्ष के बाद वह रुक जाता है, तो वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। विकास के संबंध में क्या सही है, विकास एक निश्चित समय तक होता है, विकास रुक जाता है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, और यहाँ पर एक है सभी। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिस प्रकार अष्टभुजी का संबंध दुर्गा माँ से है उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार अष्टभुजी का संबंध दुर्गा माँ से है उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध हम जानते हैं, त्रिनेत्र यहाँ पर शंकर भगवान को कहा जाता है, और शंकर भगवान से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है। तो आलू जो होता है स्तंभ है, फूल है या जड़ है, तो इसका संबंध जड़ होगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, यदि संधि विच्छेद करने पर पहले शब्द के अंत में स्वर और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो तो उस संधि का क्या नाम होगा। तो स्वर ही अगर रहते हैं दोनों में संधि विच्छेद करने पर तो उस संधि का नाम क्या हो जाता है, आपका स्वर संधि हो जाता है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर यदि पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी कोई स्वर या व्यंजन हो तो उस संधि का नाम क्या होगा। तो देखिए वैसी संधि विच्छेद जब हम करेंगे जिसमें पहले शब्द में व्यंजन यानी पहला या शुरू या अंत किसी में भी एक व्यंजन यदि मिक्स हो गया तो उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि, ठीक है। विषम शब्द को चुने, इसमें कौन सा अलग है, कठोर कोमल, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा या नोकदार भोतरा। तो देखिए ये दोनों सभी विपरीत शब्द है। यहाँ पर क्या है, कठोर कोमल विपरीत शब्द है, मीठा खट्टा विपरीत शब्द है, नोकदार और भोतर ये भी विपरीत शब्द हैं, लेकिन लंबा और ऊंचा दोनों एक ही शब्द है, इसलिए ये इसमें बेमेल है ना। अगला देखिएगा, विषम शब्द को चयन करें, हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष
स्त्री। ठीक है, विषम शब्द का चयन करें। हल्का भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर अपराध और आरोप ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, बाकी ये सब देखिएगा तो विपरीतार्थक है। ठीक है, और ये समानार्थी उसी के समान अर्थ बता रहा है, इसलिए यह अलग है इसमें ना। अगला देखिएगा, विषम शब्द का चयन करें। आदमी, कक्षा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खी, झुंड, फूल, गुलदस्ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अंगूर जो होता है उसका गुच्छा होता है, मधुमक्खी का भी झुंड होता है, फूल जो होता है गुलदस्ता जो बनता है फूल से, लेकिन कक्षा में आदमी होता है, ये गलत है। ठीक है, आदमी सभी जगह है और सभी जगह अलग अलग होते हैं। पुत्री में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, पुत्री में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो क्या होता है, पुत्र जोड़ ई होता है। ठीक है, पुत्र जोड़ ई होता है, तो ई प्रत्यय हो गया, किसमें है, डी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखिएगा, कल्याणी में कौन सा प्रत्यय है। तो कल्याणी का मूल शब्द यदि हम तोड़ेंगे तो कल्याण होता है और उसी में ई जोड़ते हैं हम लोग, क्या जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं, कल्याणी, तो ई हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसके लिए उपसर्ग प्रत्यय का भी सारा नोट्स और वीडियो आपको दे दिया गया है, आप सभी देख लेंगे और यहाँ पर तैयारी करेंगे। ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है, तो ग्रामीण में क्या होता है, ग्राम होता है मूल शब्द और उसमें लगाते क्या है, इन लगाते हैं, इन, तो ग्रामीण ना, तो ग्रामीण सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, गमन है, आग है, आ है या कोई नहीं, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होता है, देखिए यहाँ पर सी, आ जोड़ गमन, इसका संधि विच्छेद होता है। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, उत्थान, उत्थान को जब आप यहाँ पर काम करेंगे उत्थान का, तो क्या आप लिख सकते हैं, देखिए उत जोड़ थान, उत जोड़ थान हम लिखेंगे, तो जो पहले लगा वो उपसर्ग है, जो बाद में लगा वो प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो उत उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग होगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल का शुद्धिकरण भी लिखने के लिए बहुत आता है ना, तो उत होता है और जोड़ क्या होता है, जवल होता है, उत जोड़ जवल होता है। अब यहाँ पर उपसर्ग पूछा है तो शुरू वाले को लेंगे उत, इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल ना। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। देखिए महाद्वीप का नाम याद रखने का भी आपको ट्रिक बता दिए हैं, क्या है, सिया ना, सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया, तो इसको भी आप देख लीजिएगा ट्रिक्स को जो परचेज किए हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर तीसरा नंबर पर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। आगे देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है आपको बताना है, एंडीज, आल्प्स, यूराल या हिमालय। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में आता है वो इंडीज है विश्व में। ठीक है, बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बस एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, 101% सफलता अगर कदम नहीं चूमेगा आप किसी भी एग्जाम में, तो हमको बताइएगा कि चैनल वाला बोला था। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी ए। चलिए आप लोग का भी आंसर सही होगा, बहुत ही अच्छा। आगे देखते चलिएगा, भारत कब गणतांत्रिक देश बना, 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1951 ईस्वी, कब बना भारत, कब गणतंत्र देश बना। तो आप लोग यहाँ पर भारत कब गणतंत्र बना सभी लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो है गणतंत्र बना। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इसमें भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इस ऑप्शन में देखिएगा, और ये प्रश्न जो है 5001 बार आपका पूछा गया है। अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कुछ नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है यहाँ पर अनेकता में एकता है, ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं लेकिन सभी में क्या पाया जाता है, एकता पाया जाता है, सब मिलजुल के रहते हैं और काम करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है बताना है, चीन, अमेरिका, भारत या ब्राजील। 5000 बार आने वाला प्रश्न जी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश अभी तक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है भारत, पहला जाता है चीन। ठीक है, तब पहला चीन, दूसरा भारत। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है आपको बताना है, अमेरिका है, चीन है, भारत है या ब्राजील है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम में बता देते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो होगा वो आपका भारत है। यहाँ पर जो है विभिन्न देशों के संविधान को मिला करके एकीकृत करके बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,205 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
32,87,163 वर्ग किलोमीटर या 32,87,563 वर्ग किलोमीटर क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे अधिक बार है कि भारत का क्षेत्रफल ये तो 1001 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। अभी तक के आप जिस किसी एग्जाम में दीजिएगा या शिक्षक एग्जाम दे रहे हैं या किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हमेशा पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत की चौहद्दी है, उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में बंगाल की खाड़ी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा हम आपको बता देते हैं। देखिए इसके पहले भी यदि आप लोगों ने देखा होगा तो ट्रिक से आपको पर्यावरण अध्ययन में बताया गया, लेकिन ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत भी आपका है पाठ में, तो हम यहाँ पर लेकर के आपके लिए आ गए हैं। तो आप एनसीईआरटी खाली नोट्स देखते रहिएगा, कोई एग्जाम करेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर हम आपके लिए ट्रिक बना दी है, एकदम जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। अगर भुलाइएगा तब बताइएगा कि हम यहाँ पर जो है भारत की चौहद्दी भुला गए थे, अब नहीं भुलाइएगा आज के बाद। तो हिमा बंगाली ही अरबपति है, याद रखिएगा। कौन बंगाली अरबपति है? हिमा। या न तो हम देखिए पहले एक बार कहे थे कि हेमा मालिनी बंगाली ही अरबपति है, तो ये भी याद आप रख सकते हैं, हेमा मालिनी बंगाली ही अरबपति है या हेमा बंगाली ही अरबपति है। ठीक है, तो अब आप जैसे याद रखिएगा, लेकिन हम लिखिए यहाँ पर हिमा बंगाली ही अरबपति है। देखिए डायरेक्शन बना लीजिएगा, इस तरह से डायरेक्शन बना लिए ना। ऊपर में क्या होता है? उत्तर, ओकर अपोजिट में नीचे दक्षिण होता है, उसी तरह से मैं पूरब होता है, और इसके जो है यहाँ पर पश्चिम होता है ठीक ना। इसी तरह से क्या होता है? पश्चिम होता है। तो अब आप देखिएगा हिमा उत्तर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और घड़ी की दिशा में चलिएगा, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर पे हो गया हिमा, फिर यहाँ पर हो गया बंगाली, फिर देखिए हो गया ही, और फिर देखिए होगा अरबपति। यही चार गो, हिमा बंगाली ही अरबपति, चार गो ना डायरेक्शन होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो चार गो यहाँ देखिए लिखल है ना। तो हिमा से हो गया हिमालय पर्वत, अब पूरब में यहाँ देखिए बंगाली से हो गया बंगाल की खाड़ी, और ही से हो गया देखिए हिंद महासागर, और अरबपति से देखिए हो गया अरब सागर, हो गया ना। तो हिमा बंगाली ही अरबपति, यानी उत्तर में हिमालय पर्वत होगा जी, पूरब में बंगाल की खाड़ी होगा, दक्षिण में हिंद महासागर होगा, और पश्चिम में अरब सागर होगा। ये आपसे पूछा जाता है। अब आज के बाद मत भुलाइएगा, ठीक है ना, भुलाइएगा। और अगर नोट्स आपको नहीं मिला होगा, नहीं आप यहाँ से परचेज करके तैयारी कर रहे टीचर के, तो आप आज के बाद जरूर परचेज कर लिया, क्योंकि यहाँ से आपको 101% नहीं भिड़ेगा। तब यहाँ पर बताइए कि आया था कि ना आया था, पूरा प्रश्न एकदम भिड़ेगा ना, यहीं से आइबे करेगा, ये समझ जाइए। इसलिए आप लोग नोट्स सब कोई ले लीजिएगा और पूरा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक से आप अगर बना लिए तो आप चाहे कोनो के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जेटेट होगा, चाहे सीटेट होगा, चाहे यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य होगा या सहायक अध्यापक आकलन होगा, 101% रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ देख लीजिएगा। चलिए, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है? 5001 बार ये प्रश्न पूछा गया। विश्व में जो है यहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको माना जाता है? देखिए मासिनराम मेघालय, तमिलनाडु, नेतरहाट या कोई नहीं। तो देखिए पहले था चेरापूंजी, जिसको असम मानते थे हम लोग, लेकिन अब आ गया है कौन? मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्षेत्र माना जाता है, तुम याद रखिएगा। देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं। तो देखिए लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? 1001 बार एग्जाम में पूछा गया है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप जो है वो आपका है अरब सागर में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन है? आपको बताना। देखिए बहुत बार पूछा गया हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ इनमें से कौन है? वेद, पुराण, रामायण, सभी। देखिए इसमें हिंदुओं का सब पवित्र ग्रंथ है जो यहाँ नाम दिया हुआ, इसलिए राइट आंसर इसका सभी होगा। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कौन है? बताना। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कौन है आपको बताना है। ठीक है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबिल या कोई नहीं। तो इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है वो होता है कुरान। ठीक है, क्या है आपका? कुरान है। ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? ईसाइयों का क्या होता है आपको बताना। ठीक है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं। तो ईसाई का जो है पवित्र धार्मिक ग्रंथ वो है आपका बाइबल। क्या है आपका? बाइबल है। ठीक है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है आपको बताना है। ठीक है, सिखों का जो होता है, सिख पंजाबी लोगों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? कुरान। तो आप समझ गए किसका है? वेद हिंदुओं का हो गया, बाइबल ईसाइयों का हो गया, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है देखिए एक बचा हुआ ऑप्शन
ये यहाँ पर सिखों का है। क्या है? सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है पवित्र, ठीक है। जैनियों का जैन जो होता है उसका पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, कुरान, रामायण, ये सभी आप जान गए। बाइबल भी जान गए किनका है? कुरान, रामायण। आगम सूत्र जो है वो जैनियों का पवित्र ग्रंथ है। एकदम देख लीजिएगा, यहाँ पवित्र ग्रंथ से एक प्रश्न पक्का हर समय पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, आगम सूत्र, जैन अवस्था या त्रिपिटक? तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? त्रिपिटक से संबंधित है, ठीक है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है? पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, आगम सूत्र और त्रिपिटक। अब जान गए, बाइबल ईसाइयों का, आगम सूत्र जैनियों का और त्रिपिटक बौद्ध का। अब बचा जेंदा अवस्था, तो जेंदा अवस्था जो है वो किसका है? पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं आपको बताना है। देखिए, आपको यहाँ पर झारखंड भी पढ़ना है, ठीक है। तो झारखंड भी धीरे धीरे आपके सारे किताब में मिल जाएंगे, तो झारखंड से भी पूछा जाएगा आपसे। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? सरहुल, कर्मा, सोहराई, टूसू, मंडा, सभी। तो देखिए, झारखंड में ये सभी पर्व मनाए जाते हैं, जितने आप नाम देख रहे हैं ये सब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है? पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है? सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी? तो देखिए, पंजाब में कौन सी पर्व होता है? बैसाखी होता है, ठीक है। पंजाब का बैसाखी जो पर्व है। बिहार का मुख्य पर्व क्या है बताना है आपको? सरहुल, ओणम, डांडी या छठ? तो बिहार का मुख्य पर्व जो होता है वो छठ के नाम से जाना जाता है। असम का प्रमुख त्यौहार कौन है? असम का प्रमुख त्यौहार कौन है? ठीक है, ये भी प्रश्न 5000 से एक से ज़्यादा बार आया, ठीक है। सरहुल है, डांडी है, बिहू है या कथकली है? तो असम का प्रमुख त्यौहार जो है वो आपका है बिहू। क्या है आपका? बिहू। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन है? डांडी गुजरात का है, बैसाखी पंजाब का है, ओणम केरल का है। अब बच्चा आपके पास पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु का है। तो इस तरफ से देखिए, अगर कुछ कुछ पर्व और आप देख लेते हैं तो कुछ अगर अलग से भी आता है तो आप वहाँ पर बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, बैसाखी या डांडी, ठीक है। तो केरल का प्रमुख त्यौहार क्या चीज़ है? ओणम है। क्या है आपका? ओणम है। चलिए, ठीक है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, आप देखिएगा, ओणम, ओणम केरल का ओणम हो गया, पोंगल तमिलनाडु का हो गया, छठ बिहार का हो गया। बच्चा क्या? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, तो ये महाराष्ट्र का हो गया। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का हो गया। झारखंड में कौन कौन नृत्य होता है? झारखंड में कौन कौन नृत्य होता है? छऊ होता है, पाइका होता है, कर्मा होता है, सभी होता है। तो ये सभी नृत्य जो है झारखंड में होते हैं, ठीक है। चलिए, गुजरात का प्रमुख नृत्य कौन है? गरबा, डांडिया, कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो गुजरात का प्रमुख नृत्य जो है ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला देखिएगा, केरल का प्रमुख नृत्य है, केरल का प्रमुख नृत्य कौन है? मोहिनीअट्टम, कथकली, ए और बी दोनों या डांडिया, ठीक है। तो डांडिया तो आप देख रहे गुजरात का हो गया, तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, ओडिसी का प्रमुख नृत्य है, ओडिशा का प्रमुख नृत्य किसका? उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन है? ठीक है, ओडिसी, कथकली, डांडिया या कोई नहीं। तो आप एक करके ऑप्शन याद कर लीजिएगा, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, डांडिया गुजरात और कोई नहीं। तो इसमें आंसर कौन हो गया? ओडिसी, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का है। पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन है? एकदम याद रखिए, याद रखिए, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल, डांडिया गुजरात। अब बच्चा कौन सी भैया? भांगड़ा बच्चा हमारे पास, तो भांगड़ा पंजाब का हो गया ना। भांगड़ा नाचे गानों आप सुने हैं, आजा आजा सुने हैं कि न सुने हैं? एकदम सुनिए, सब सुनिए, जीके में सब आता है। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, ओडिशा या कथकली। तो देखिए, कथकली तो केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, ये कहीं का नहीं है। अब बच्चा भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन है? कथकली, भारतनाट्यम, पोगल या कथक, ठीक है। तो कथकली कहाँ के है भाई बताइए? केरल के है। भारतनाट्यम तमिल हो गया, पोंगल हो गया तमिलनाडु के, और कथक हो गया। तो कथक ये बच रहा है, तो ये जाएगा हमको लगता है उत्तर प्रदेश। चलिए, सही है, उत्तर प्रदेश चला गया। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन है बताइए? कथकली, कथकली कहाँ? केरल। कथक उत्तर प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु। चांगलो बच्चा, कौन बच्चा? चांगलो, तो नागालैंड, नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य जो है चांगलो है। कौन है? चांगलो। झारखंड में खाए जाते हैं पीठा, धुसका, ढकनी रोटी, मरवे की रोटी, सभी। देखिए, ये सब जो है ना झारखंड के मुख्य और प्रिय भोजन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। पंजाब का लोकप्रिय भोजन कौन है बताइएगा? सब कोई पंजाब जानते हैं, इडली, डोसा,
सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी या कोई नहीं। देखिए पंजाब में सबसे अधिक मक्का की रोटी चलता है सरसों के साथ, ये पंजाब का मुख्य जो है यहाँ लोकप्रिय भोजन होता है ना। गुजरात का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, डोसा, ढोकला। तो यहाँ का है ढोकला, क्या है ढोकला। बंगाल का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, मड़वे की रोटी, मछली एवं भात। कौन होता है? तो बंगाल का लोकप्रिय भोजन है मछली एवं भात। जन ही जाइएगा तन ही तालाब मिलेगा। अगर बंगाल में घूमने का मौका मिले तो आप लोग घूमिएगा, जौने जाइएगा तौने मछली वाला तालाब मिलेगा। सब कोई मार मार के डेली खाता है। दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन है डोसा, इडली, सांभर या सभी। देखिए दक्षिणी भारत में डोसा, इडली और सांभर इस सबे के है, ठीक है, सबे के है। तो राइट आंसर सभी होगा। दिल्ली का लोकप्रिय भोजन है इडली, मक्का की रोटी, तंदूरी चिकन, मड़वा की रोटी। क्या होगा? ठीक है, तो दिल्ली का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका है तंदूरी चिकन। क्या कहते हैं? तंदूरी चिकन चलता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा। केरल का लोकप्रिय भोजन है, केरल का लोकप्रिय भोजन क्या है आपको बताना है, ठीक है। केरल का लोकप्रिय भोजन क्या है? बहुत ही अच्छा भोजन होता है केरल में, एकदम समझ आइए, ठीक है। तो केरल का लोकप्रिय भोजन यहाँ देख लीजिए आपका जो मिल रहा है, इडली, डोसा, अवियल, ढोकला। तो देखिए यहाँ नारियल के रूप में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है अवियल होता है। यहाँ का भोजन जो है सबसे प्रसिद्ध है अवियल। महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है अवियल, ढोकला, डोसा या बड़ा पाव। तो महाराष्ट्र का सबसे अच्छा जो भोजन है वो है बड़ा पाव, जो कि एनहू आ गया और सब कोई बड़ा पाव बड्डी सब खाता है कि नहीं खाते हैं। तो ये सब यहाँ का नहीं है, सब जो है दूसरे जगह से है। नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन कौन है? मोमोज, डोसा, अवियल या बड़ा पाव। तो देखिए इसमें सब ऑप्शन आ गए, एक ही ऑप्शन बचा मोमोज। तो इसका राइट आंसर है मोमोज। और देखिए सब जगह अब मोमोज सब जगह चलने लगा है। आप चाहे कोई झारखंड के कोई जिला में, सब जगह मोमोज जो है चल रहा है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, बिरयानी, बड़ा पाव या अवियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरयानी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिरयानी। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई आपको बताना है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न आया है, 1001 से ज़्यादा बारी प्रश्न आ गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सबसे पहले तो 8वीं अनुसूची जो है वो किससे है? तो भाषा से है। किससे? भाषा से है। और 1001 बारी प्रश्न आया हुआ है। 8वीं अनुसूची किससे संबंध है? भाषा से संबंध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? बहुत बार आया है, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या झारखंड। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों आपको बता दें, सभी आप देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी का केवल प्रश्न हम लेकर के आए हुए हैं। अब आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप एक बार अनुभव कर रहे होंगे कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए एनसीईआरटी का जो नोट्स पढ़ लिए ना, जो टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, तो देखिए आपको हम इसीलिए लेकर के यहाँ पर इसका सारा पीडीएफ आ रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक जिनको नहीं उपलब्ध है तो टेक्स्ट बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से ही बना बनाया नोट्स सब मिल रहा है, केवल बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर तैयारी करते रहिएगा और नोट्स परचेज करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में, ठीक है। तो देखिए 1953 में प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, जिसमें आंध्र प्रदेश को माना जाता है, उसका गठन किया गया था, ठीक है। अब देखिए एक बार इसका प्रश्न हम नहीं बनाए ऑब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ आपको बता दे रहे, झारखंड में लगने वाला प्रमुख मेला, जो कि आपको देखिएगा कि लास्ट में दिया हुआ है सीरीज बना करके, हमने इसको कुछ ट्रिक्स आपको बता दिया है दोस्तों। तो मेला को जरूर देख लीजिएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, सुन रब, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, अपने से बनाए हैं आप लोग के लिए, SHUN, सुन RB, रब, सुन रब, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के सामने अब याद रखिएगा, दे दू गम हजार सीता सा, बस इसे याद रखिएगा। तो एक कॉलम बना लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो एस का मतलब है श्रावणी मेला और दे का मतलब है देवघर, यानी श्रावणी मेला देवघर में लगता है, ठीक है। एच का मतलब है हिजला मेला और दू का मतलब है दुमका, यानी हिजला मेला दुमका में लगता है। यू का मतलब है उर्स मेला और गम का मतलब है गुमला, यानी गुमला जिला में लगता है। देखिए कभी कभी इसमें रांची ऑप्शन आता है तो रांची भी आप मार सकते हैं, ठीक है। एन का मतलब है नरसिंह धाम मेला और हजार का मतलब है हजारीबाग। आर का मतलब है राम रेखा धाम मेला और सीता का मतलब है सी से सिमडेगा, क्या मतलब है? सिमडेगा।
और हिंदू धाम मेला है, बी का क्या है, हिंदू धाम मेला, और शाह है तो शाह का मतलब देखिए हो गया साहेबगंज। तो आप शुद्ध रूप क्या होगा, देखिए ये शुद्ध रूप जो आप देख रहे हैं हमारे शिक्षक बंधु, ये शुद्ध रूप से एक प्रश्न आपका हिंदी के अंतर्गत पक्का आता है। तो हम तो आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें सभी यहाँ पर सब्जेक्ट मिला हुआ था। आप आज कितने सही कर पाते हैं हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो अभी तक नोट्स परचेज नहीं कर पाए हैं, नहीं ले पाए हैं, वो अगर अच्छा लगे तो इसी तरह का आपको सारे MBBI क्वेश्चन ही आपको केवल नोट्स में मिल रहा है, आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा आपके बहुत नजदीक है। यदि आप यहाँ पर पैसे का देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं 2-4 नंबर मिस करने के बाद लाइफ टाइम आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप दिक्कत नहीं फंसे और जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए औषधि जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, औषधि तो हम लोग कैसे लिखते हैं औषधि, तो औषधि इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यही वर्तनी का शुद्धिकरण होता है, ये शुद्धिकरण आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए आशीर्वाद का शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न जो है 5001 बार, समझिए कितने MBBI है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं हमारे शिक्षक बंधु, बार बार आया हुआ है और लोग बार बार गलती करते हैं, ठीक है। तो आशीर्वाद का शुद्ध क्या होता है, तो देखिए हम लोग लिखते हैं आशी, ठीक है, और उसके बाद वार्द लिखते हैं इस तरह से, यानी आशीर्वाद होगा, ठीक है। तो ये आशीर्वाद का शुद्ध रूप इसमें से जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कवियत्री का शुद्ध रूप क्या होगा, देखिए यदि आप लोग सभी एग्जाम देने वाले होंगे हमारे शिक्षक बंधु, और लगभग सभी को एग्जाम देते ही देते हैं, तो आप देखे होंगे ये प्रश्न कितने बार आया हुआ, जब भी हिंदी एग्जाम होता है ना, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखिएगा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कवियत्री का शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए कवियत्री को शुद्ध रूप में हम लोग लिखते हैं कौ इत्री, कौ इत्री लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कौ इत्री, कभी भी लिखिएगा तो कौ इत्री लिखिएगा। और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम हुए सब में कवित्री का पूछा गया है शुद्ध रूप, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर, भारत का बिस्मार्क किससे कहते हैं, भारत का बिस्मार्क किससे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। देखिएगा भारत का एकीकरण, भारत का एकीकरण करने के कारण बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं में वहां पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहें, ठीक है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा, और आपको हम बता दे रहे हैं ये सारे चीज़ जो देख रहे हैं इसका डीपली हमने इसके पहले आपको नोट्स परचेज कर दिया है, आपको दे दिया है, लेकिन अब हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट शाम को लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है आपकी और आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो सारे प्रश्न जो आप पढ़ लिए हैं अब यहाँ पर बनाइएगा, और सही कितना करते हैं आप जरूर बताइएगा। भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय, अध्यात्मक, राजतांत्रिक या सैनिक। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, ठीक है। आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या दयानंद सरस्वती किन्हें कहते हैं। तो आधुनिक भारत का जो जनक होता है, जो जनक है उनका नाम है राजा राम मोहन राय है। अगला है यहाँ पर, नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है। देखिए शब्द में आपको हम बताए हैं, सारा नोट्स दे दिए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, याद रखिएगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ से एक प्रश्न आएगा और इसका नोट्स आपको हमने दे दिया है, जो कि विधिवत आपको इसके पहले हमने बताया है उस नोट्स में। तो यहाँ पर नीलकंठ जो होता है, कहते हैं नीला हो कंठ जिसका, और उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, तो नीला हो कंठ जिसका, जिसको हम लोग शंकर भगवान के रूप में, यानी इसका विशेष अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है। तो वैसे शब्द देखेंगे और उसका विशेष अर्थ निकल रहा होता है, तो उसको हम लोग जो यहाँ पर है योगरूढ़ शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिएगा अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिएगा, अति प्रिय, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो दो भाग में हो जाएगा, अति और प्लस क्या होगा बताइए, प्रिय होगा। तो जो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो इसमें दो हो गया, एक शुरू वाला हुआ पहले और ई वाला हुआ बाद। तो जो पहले लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग कौन हुआ बताइए, अति हो गया, कौन हो गया, अति हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर अधिराज में कौन सा उपसर्ग है। देखिए जब भी उपसर्ग प्रत्यय आपको बताना है तो ये जो शब्द दिया हुआ है इसको तोड़ लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो अधि जोड़ राज हो गया ना। इस शब्द में पहले कौन आया, अधि, तो अधि जो पहले है उपसर्ग है, इसलिए अधि जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अब यहाँ पर देवालय का संधि विच्छेद करें, बार बार आया है, कितने बार आपको बोले, बहुत बार आया है। तो देवालय का होता है देव जोड़
आलय। क्या होता है? देव जोड़ आलय। तो किस में है? ये बी नंबर ऑप्शन में है, या ए नंबर ऑप्शन में है, या सी में है, या डी में है। तो किस में है? ये देवालय देव जोड़ आलय ए में हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सूर्यास्त कहते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं सूर्य भैया हो गया अस्त, तो वही होता है, सूर्य और अस्त जब जुड़ेगा ना तब बनता है सूर्यास्त। ठीक है, तो सूर्यास्त का हो गया सूर्य जोड़ अस्त, और ये ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में है। गजानन का सदी संधि विच्छेद का है? तो गजानन कहते हैं ना कि गज आनन, गज जी आनन, आन गए, तो गज जोड़ आनन, और जी और आ मिलता है तो आ बनता है, तो गज जोड़ आनन मने हो जाएगा गजानन, और यहाँ आंसर हो जाएगा गज जोड़ आनन, यानी बी आंसर इसका हो रहा है। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है? देखिए त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला मने हो गया तीन, फल मन फला मने फल, तीन फलों का समाहार। देखिए समास में जब हम उसका विग्रह करेंगे और उसमें संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा और विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा, दिमाग में रखिएगा। केवल संख्यावाचक देख के सीधे जो है यहाँ द्विगु में मत मार लीजिएगा। ठीक है, द्विगु मने द्वि मने भी दो होता है, संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो द्विगु में जाता है। लेकिन कब? जब विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा तब। लेकिन विशेष अर्थ निकलेगा तो किस में जाएगा? तो बहुब्रीहि समास में जाएगा। ठीक है, तो ये द्विगु समास होगा। अगला देखिएगा, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न का मतलब हो गया नौ रत्नों का समाहार, तो नौ रत्नों का समाहार नौ रत्न हो गया। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक है नौ, और द्यू में द्यू मने होता है दो, ये भी संख्यावाचक है, तो दोनों संख्यावाचक को मिला दीजिएगा तो द्विगु समास में जाएगा, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, गगन चुंबी में कौन सा समास है? बताइए। गगन चुंबी का विग्रह कीजिए ना, तो विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? बताइए। गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी मैंने गगन को चुमने वाला, यदि को का आ रहा है तो को यहाँ पर देखिए कारक का चिन्ह है, तो जो समास के विग्रह कीजिएगा और उसमें कारक का चिन्ह आएगा तो वो जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, जहाँ चार गो राह मिलता है भैया ओकरा कहते हैं चौराहा, मतलब चार राहों का समाहार। तो चार का हो गया संख्यावाचक, और संख्यावाचक किस में जाता है? द्विगु में जाता है, हमेशा याद रखेगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। यहाँ पर देखिए जो नोट्स नहीं लिए हैं, बार बार आपको हम एक बात कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए, और सभी नोट्स को यहाँ पर आप डेली हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। तो आपको हम बता दे रहे कि 101% अगर सफलता नहीं हाथ लगा तो फिर यहाँ पर आप बताइएगा कि क्या हुआ और नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान पर है। ठीक है, 7वां स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? आपको बता दें, अगर एक ही पंक्ति में, जैसे ई पंक्ति हुआ ना, तो बाएं से भी और दाएं से भी एक ही व्यक्ति का काउंटिंग हो रहा था। कई बार काउंटिंग हो जाता है? 2 बार हो जाता है ना। और व्यक्ति होगा कै गो? बताइए, एगो। और इसका नोट्स जो नहीं ले पाए हैं तो इन नोट्स हम पूरा विधिवत आपको बताएं, जिसको एक बार देख लीजिएगा तो ऐसा प्रश्न आप चुटकियों में हल कीजिएगा। ठीक है, तो जो क्लास चला है उसका जरूर आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। तो एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से अगर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? हम दोनों को जोड़ लेंगे। 7वां स्थान यानी 7 और 7 14, और उसमें से एक घटा दीजिएगा तो कितना होता है? बताइए 13। तो राइट आंसर इसका 13 होगा, तो राइट आंसर इसका 13 यानी बी हो गया। एक पंक्ति में देखिए रमेश, एक पंक्ति में रमेश जो है, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 9वें स्थान पर और दाहिने से भी 9वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? रमेश ही है, एक ही व्यक्ति है जो उस पंक्ति में जब इधर से जा रहे दाहिने से, और एक इधर से आ रहा है, किधर से? आपको दाहिने से। ठीक है, तो बाएं से जब जा रहे तो भी 9वां है, और दाहिने से आ रहे तो भी 9वां है, तो यहाँ है कौन? दोनों जगह रमेश ही है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो अगर हम जोड़ेंगे तो 9 9 18, लेकिन रमेश का 2 जगह काउंटिंग हो रहा है, दाएं से भी और बाएं से भी हो रहा है ना। तो ये 9 9 18 में से एक घटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। आगे देखिएगा, कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल और रवि का क्या संबंध है? तो आप देखिए संबंध जानते होंगे, तो इसका संबंध हो रहा है यहाँ पर मामा का। ठीक है, देखिए नोट्स बनाया हुआ है। एक पंक्ति में दोनों तरफ से रवि का स्थान 5वां, देखिए एक पंक्ति में रवि का स्थान जो है दोनों तरफ से क्या चल रहा है? आपका 5वां चल रहा है। ठीक है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों तरफ से जो है 5वां चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? आपका 5वां चल रहा है।
तो कौन सा स्थान होगा आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ से जब दिया रहता है तब क्या करता है एक ही व्यक्ति का, तो दोनों को लेते हैं, जोड़ते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं, तो 5 5 10 में से गया तो क्या बच गया 9, और यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जिस प्रकार अष्टभुजी का संबंध दुर्गा माँ से है उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध किससे है बताइए। अब देखिए आप बता दीजिएगा, यहाँ पर अष्टभुजी का संबंध किससे है बताइए। तो यहाँ पर अष्टभुजी का संबंध जो है वो आपका यहाँ पर किससे, दुर्गा माँ से है। तो उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध किससे है, तो त्रिनेत्र का संबंध जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपका शंकर भगवान से हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग के अंतर्गत आप लोग सभी को ट्रिक को देख लिए होंगे, क्योंकि रीजनिंग का यहाँ पर जो है चैप्टर लगभग समाप्त हो गया हमारे चैनल पर। तो रीजनिंग हम आपको सब बता दिए, जो अभी तक रीजनिंग का नोट्स नहीं लिए हैं वो रीजनिंग का नोट्स परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आपको यहाँ से नहीं आने वाला है और सारे प्रश्न आपको भिड़ेंगे। ठीक, तो देखिए जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है, फल, स्तंभ, फूल, या आगे देखिएगा एक और ऑप्शन होगा इसमें जड़। तो देखिए आलू का क्या होता है, जड़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण या नयून कोण। तो 360 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक समकोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 172 डिग्री। बार बार पूछा है ये प्रश्न, जेटेट में भी आया था देखिएगा। तो एक समकोण का मान होता है देखिए 90 डिग्री। बार बार लोग हल्के किचौना मिस्टेक करते हैं। एक समकोण का आधा कितना होता है, एक समकोण होता है देखिए 90 डिग्री, और 90 डिग्री के आधा कीजिएगा तब बताइए कितना होगा। तो राइट आंसर इसका होगा 45 डिग्री। देखिए आप लोग कितने सही किए, कमेंट जरूर कर कीजिएगा, और कितना जल्दी बनाए ये भी टाइम देखिए, क्योंकि अभी के अनुसार आपका अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो बहुत कम समय है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है, समांतर रेखा, समलंब रेखा, लंब रेखा या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वैसी रेखा को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लंब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको लंब रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अब यहीं पर है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो सीधे आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं नहीं मिलती, तो कौन सी रेखा कहलाती है। देखिए जब दो रेखाएं हो, कौन हो, जब दो रेखाएं हो एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। ठीक है, क्या करती है, काटती नहीं है, कहीं भी नहीं काटती, यही कह रहा है, और सीधे आगे की ओर निकलते जाती है। तो ये कौन सी रेखा होगी बताइए। कितनों रेखा हो एक दूसरे को नहीं काटे तो समांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। यदि समांतर रेखा होगी तभी वो आगे बढ़ते जा रही होगी। देखिए राम रमेश से कहता है तुम्हारी माँ जो है मेरी माँ की बहन है, यानी तुम्हारी माँ मेरी माँ की बहन है। ठीक है, अब राम और रमेश में क्या संबंध है, अब बताइए। तो राम जो है रमेश से कह रहा है कि रमेश की जो माँ है वो मेरी माँ की बहन है। ठीक है, तो अब उसमें क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए उनका जो संबंध चल रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका मौसेरा भाई का। ठीक है, क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई का। माँ की बहन मौसी हुई और राम और रमेश दोनों मौसेरे भाई होगा। ठीक है, आपकी माँ की बेटी का बेटा, आपकी माँ की बेटी, आपकी माँ की बेटी का बेटा कौन लगेगा। ठीक है, तो आपकी माँ हुई, उसकी बेटी आपको कौन लगेगी बताइए, बहन, और उसका बेटा आपको रिश्ते में क्या लगेगा, भगिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगिना हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर दे रहा है, क्या चीज दे रहा है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो 9 फिर है 8 फिर 9 फिर है 8 फिर है 9, तो क्या होगा, देखिए 9 में से एक घटा शुरू बार तो 8 हुआ, फिर 8 में एक जुटा तो 9 हो गया, फिर 9 में से एक घटा तो 8 हो गया, 8 में एक जुटा तो 9 हो गया। अब 9 में एक घटेगा तो कितना होगा बताइए, 8 होगा ना। तो 8 किस में है, बी में है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी। देखिए यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है ए, इसका राइट आंसर ए लिखा गया है जो कि गलत है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखिएगा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 12 में 3 जोड़ रहा है तो 15, अब 15 में 5 घटा रहा था 10, फिर 10 में 3 जोड़ रहा था 13, 13 में से 5 घटा रहा था 8, अब 8 में 3 जोड़ेगा तब कितना हो जाएगा बताइए, 11। तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 11 होना चाहिए, और 11 ऑप्शन दिया हुआ है किस में, आपका डी में। तो राइट आंसर आपका डी है। एकदम जल्दी जल्दी आप लोग देखिए टिकिंग कीजिएगा, क्योंकि स्पीडे बढ़ाना है। जानते तो आप लोग सब कोई है, सब शिक्षक यहाँ पास करने वाले हैं। ठीक है, सब कोई पास कर जाइएगा, बस चैनल से साथ जुड़ जाइए और जितने नोट्स है परचेज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जानते सब हैं, खाली स्पीड बढ़ाइएगा
और एक बार जो है यहाँ पर रिवाइज खाली कर लीजिए, एकदम 100% रिजल्ट आ रहा है आप लोग का। हमारा सूर्य किन दो गैसों से मिलकर बना है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, या कोई नहीं। तो देखिए हमारा सूर्य जो है दो गैसों से मिलकर बना हुआ है, उसका नाम है देखिए हाइड्रोजन और हीलियम। कभी कभी देखिए हाइड्रोजन का H संकेत होता है और हीलियम का H ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इहो दे देता है ना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में हो गई है कितना, 8। उसमें से किसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पर प्लूटो को बौना ग्रह होने के कारण इसको हटा दिया गया, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है। तो आपको देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार और सूर्य से जो भार के अनुसार ये सारा चीज याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका तो हमने इतना आपको नोट्स दिए हैं कि आप देखिएगा तो उसे पूरा ट्रिक से बता दिए हैं पूरा, कि कहीं ना भुलाइएगा ना सौरमंडल। तो जो नोट्स नहीं परचेज किए हैं देखिए, वो तो यही खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन नोट्स यदि आप परचेज कर लीजिएगा ना और उसके बाद पढ़ लीजिएगा तो कहिएगा कि बड़ा नोट्स मिला था। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है बताइए, बुध, ठीक है, बुध इसका राइट आंसर है। चलिए ओके, अब देखिएगा सौर मंडल का सबसे अधिक सुंदर और चमकीला ग्रह किसको माना जाता है, बुध, शुक्र, शनि या अरुण। तो इसका राइट आंसर देखिए शुक्र होता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वो किसको माना जाता है, शुक्र को माना जाता है, ठीक है, किसको, शुक्र को। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर जो नोट्स आप परचेज किए हैं तो देखिए यहाँ पर आंसर लग गया है सी, ये गलत है, ये क्या है आपका, गलत है, शुक्र होगा ना। क्या होगा आंसर इसका राइट, शुक्र हो जाएगा। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, देखिए इसमें बहुत जो है विवादास्पद है, आपको हम बता दे रहे हैं ना। तो आप लोग देखिएगा तो कहिएगा कि सर इतना है, लेकिन आपको देखिए जब आप एग्जाम दीजिएगा ना, अगर गलती होगा तो आपको बोलेगा कि आप किताब का संग्रह करके बताइए कि कहाँ इतना दिया हुआ है। तो आप जो अभी 2022 का टेक्स्ट बुक है आप देख लीजिएगा, उसमें जो हम बता रहे हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, इसीलिए हम भी लिखे हैं। तो कहीं पर आपको ज़्यादा मिलता है, कहीं पर कम मिलता है, तो आप लोग इसका चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से दे दीजिएगा कि यहाँ से है, तो इसका 62 हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सी ग्रह आएगा, देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हम बता दिए हैं, वो भी ट्रिकली बताए हैं। तो जो नोट्स परचेज किए हैं उनको मिल गया होगा, जो नहीं किए हैं उनको हम सिर्फ यहाँ पर, अभी आज तो प्रैक्टिस है इसलिए प्रैक्टिस सेट के अनुसार का सिर्फ आपको यहाँ पर दे रहे थे। देखिए तीसरे स्थान पर आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी तीसरे स्थान पर पृथ्वी का स्थान है। देखिए यहाँ पर क्रम भी हमरा दे, ग्रहों का क्रम दूरी के अनुसार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ भुजा के आधार पर है कि तीनों भुजा बराबर है तो उसको क्या कहेंगे। तो तीनों भुजा जिसका बराबर होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि सम माने क्या होता है, सम माने बराबर, और बाहु मतलब सभी, और भुजा और त्रिभुज माने त्रिभुज हो गया, यानी सभी भुजा जेकर बराबर होगा ओकरा समबाहु कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, सी ए 7 सेंटीमीटर है। तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो देखिए तीनों भुजाओं आप देखिए ना, ए बी 7 है, बी सी भी 7 है और सी ए भी 7 है, तीनों भुजवे आपस में बराबर। तो तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या कहते हैं बताइए, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसका राइट आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिएगा बहुत तरह से प्रश्न आपको गणित में उलझाता है, लेकिन आप उलझिएगा नहीं, सुलझिएगा। ए बी देखिए 3 सेंटीमीटर, बी सी देखिए 3 सेंटीमीटर और सी देखिए 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। तो तीनों भुजा बराबर तो ओकरा क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज ओकरा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, शिक्षण कौशल का विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्रशिक्षण का, प्रौद्योगिकी का, निर्देश का या शिक्षण का। तो देखिए शिक्षण कौशल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो ट्रेनिंग का होता है, यानी प्रशिक्षण का होता है, प्रशिक्षण इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानवाणी का फोन इन कार्यक्रम को जारी करने का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, एक तरह से प्रसारण, इंटरएक्टिव शिक्षा या सूचना प्रसारण। तो देखिए ज्ञानवाणी का कार्यक्रम जो प्रसारित किया जाता है वो इंटरएक्टिव शिक्षा से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला है, प्रभावी अध्यापक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, सक्रिय कार्य करता है तो करवाता है। तो देखिए एक प्रभावी अध्यापक वह होता है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही सबसे अधिक अफेक्टेड टीचर होगा ना, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है।
देखिए अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आपको बता देते हैं शिक्षक बंधु, ये विश्व का जो महाद्वीप वाला है, एक इतना बढ़िया ट्रिक दिया हुआ है नोट्स में कि आप एक बार देखिएगा तो जिंदगी में ना भुलाइएगा, बचपनों को पढ़ाइएगा, समझ गए। और आपको चाहे सहायक आचार देना होगा, चाहे जेटेड देना होगा, चाहे आकलन देना होगा, सब में ये सब आएगा, इसलिए इस सब का ट्रिक लेना मत भूलिएगा एकदम, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या सभी? तो एशिया महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसका भी ट्रिक दिया हुआ है कि कौन महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। एशिया और यूरोप से मिलकर कौन सा किसका निर्माण होता है? यूराल, यूरेशिया, यूरोपिया, यूरेशिया। तो देखिए एशिया और यूरोप आपस में मिलता है तो यूरेशिया का निर्माण करता है। और ये देखिए जेटेट में भी आया था, अब बहुत से शिक्षक बंधु सो गलत किए थे। और आपके देखिए 6 क्लास की किताब में जाकर देखिएगा कितना बढ़िया से सजावल, हम लोग गलती करके आए तो कहते थे कि कहीं प्रश्न नहीं है, बस देख लीजिए एनसीईआरटी ना, वहीं से सब कुछ आ रहा है और सब कुछ वहीं से मिलने जा रहा है, बस ध्यान से देखिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? देखिए एक वृत्त होता है ना, तो इसके दो जो परिधि होते हैं, इसको मिलाने के लिए जो कहते हैं जीवा होता है, जीवा दोनों तरफ मिलाने वाले को। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन होगा? जो केंद्र से पास करेगा, और जो केंद्र से पास करेगा उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास होता है, ठीक है। क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है बताइए? त्रिज्या ये होता है ना वृत्त, इसमें ये हो गया त्रिज्या, और जब एकरे पार कर गया तब व्यास। तब व्यास मैंने क्या होगा? पूरा भाग हो गया व्यास, तो व्यास हो गया ई आर है तो 2r, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? दुगना होता है, ठीक है। तो d बराबर 2r, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा बताइए ना। देखिए ना, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा? तो 6 एनु आएगा तब ना व्यास होगा, तो दुगना, यानी d बराबर क्या होता है? अभी बताया ना 2r, तो d बराबर हो जाएगा 2 और r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 6 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर 2r हो गया। आगे है, कबूतर शांति का प्रतीक है तो काला झंडा केकर प्रतीक है बताइए? कबूतर जो है शांति का प्रतीक है तो काला झंडा केकर? अरे विरोध के प्रतीक है। आप लोग सभी शिक्षक लोग कई बार काला झंडा लेके जाने के लिए हर बार सरकार के हम लहू लुहान करवा देते हैं, कहते हैं कि हम काले झंडा लेके आ रहे हो, सरकार क्या होती है तो बीच रास्तवे से उतार लेती है आप लोग के, तो वह हो गया काला झंडा, ठीक है। तो काला झंडा केकर प्रतीक है बताइए? तो ये विरोध का प्रतीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिएगा, ईंट जो है राजमिस्त्री ईंट का काम करता है, तो पेंट के काम क्या करता है भैया? तो पेंट के काम करता है देखिए पेंटर। ऐसने क्वेश्चन आएगा लेकिन जल्दी जल्दी मारिएगा, समझ। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया, गोल्डस्टीन ने किया, रदरफोर्ड ने या चैडविक ने किया? देखिए जो हमसे नोट्स परचेज किए हैं तो उनको एक चीज पता होगा, इसका खोज के बारे में हम बता दिए। क्या बताए हैं? ईंटा पर नाचो भाभी, क्या बताए हैं? ईंटा पर नाचो भाभी। आप लोग को भी याद हो जाएगा क्योंकि भाभी के नाम से बहुत लोगों को याद होता है, ठीक ना। तो ईंटा पर नाचो भाभी, तो ई का मतलब है देखिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो टा का मतलब है टॉमसन, यानी जे थॉमसन, ठीक है। टॉमसन ने किया, उसी को हम लोग कहते हैं जे थॉमसन, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन ना, प्रोटॉन की खोज किसने किया? ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड अगर ऑप्शन है तो ठीक है, और नहीं है तो गोल्डस्टीन भी कभी कभी जाता है, लेकिन आप लोग रदरफोर्ड मारिएगा। क्या मारिएगा इसका आंसर? रदरफोर्ड मारेंगे। किसका? प्रोटॉन का, ठीक है। और नाच का मतलब है ना से है न्यूट्रॉन, और चा का मतलब है चैडविक, ठीक है ना। तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन का किसने खोज किया? जेम्स चैडविक ने। तो बस याद रखिएगा, ईंटा पर नाचला भाभी, ठीक है। ईंटा पर नाच का नाच, कहाँ पर नाच? अरे ईंटा पर नाच। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और टा का मतलब जे थॉमसन, ठीक है। प का मतलब है प्रोटॉन, और र का मतलब है रदरफोर्ड, न का मतलब है न्यूट्रॉन, और च का मतलब है चैडविक। वाह, ये कि याद कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो अब आपको याद हो जाएगा, उसको लिख लीजिएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है तो ईंटा पर नाच लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन। ईंटा, ई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें टा लगेगा ना, ईंटा हो गया। चलिए अगला देखिएगा, प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो हमने क्या बताया था? तो प्रोटॉन का खोज यहाँ पर किसने किया? तो प्रोटॉन के लिए देखिए रदरफोर्ड का भी नाम आता है और गोल्डस्टीन का नाम आता है, तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा, लेकिन ज़्यादा करके आपको रदरफोर्ड का ही नाम आ जाता है और गोल्डस्टीन का आता है, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो नौ से है, नौ, और नौ से हम क्या बताए थे? नाच। नौ से क्या बताए थे? नाच। तो नौ से हो गया क्या चीज? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। ओके, चलिए आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर,
इस सिंधु घाटी सभ्यता के सबे हम ट्रिक से बताए और सब ट्रिक से नोट्स आपको हम दे दिए हैं पूरा, जो कहीं नहीं आपको मिल रहा होगा। ये सब किससे है? तो क्लास 6 का है, बताइए। और सब क्वेश्चन आपका जी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, पूछा जा रहा है एकदम। तो यहीं से सारा नोट्स मिलने वाला है आपका टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक का जितना अच्छा नोट्स और ट्रिक ही हम दे रहे हैं वो आपको कोनो चैनल पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और नहीं आपको इसका नोट्स कहीं भी खोजते रह जाइएगा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आपको यहीं मिलना है और यहीं आपको जुड़ना पड़ेगा। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए, एक नाम है रोसत आलम, आलम लोग का नाम है रोसत आलम। रोसत आलम याद रखिएगा, हिंडन को रंगाया था। बहुत बड़ा काम किए थे रोसत आलम जी। रोसत आलम जी क्या किए थे? हिंडन को रंगाया था। तो देखिए, रो का मतलब है रोपड़, और रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद आलम, आलम का मतलब है आलमगीरपुर। हिंडन को रंगाया था। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या हम बोले? वन को रंगोया, वन को रंगाया। तो वन का मतलब है वनमाली, और रंगोई का मतलब रंगोई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा था सिंधु घाटी के स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो रोपड़ से याद रखिएगा रूसौल, रोसत। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए, आलमगीरपुर, तो अभी आलम के नाम से आपको बताया था, रोसत आलम, आलम रोसत आलम, आलम क्या किए हैं? हिंडन, हिंडन। तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। रोसत आलम हिंडन। और अगला क्या था? वन को रंगाया। तो वन को रंगोया, वन को रंगोया, रंगोया। तो वन का मतलब वनमाली, और रंगोया का मतलब रंगोई नदी। यानी वनमाली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो एकदम एक ट्रिक याद रखिएगा, रोसत, क्या बोलेगा? रोसत आलम कहाँ आया? हिंडन वन को रंगोया, रंगाया, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, इसमें कौन सा समतुल्य भिन्न है? कौन सा समतुल्य भिन्न है? समतुल्य भिन्न है 3/4, 6/9, 7/5, 14/10, 8/7, 9/14। देखिए, समतुल्य भिन्न उस भिन्न को कहते हैं यदि दोनों भिन्न का मान हल करने पर बराबर आ जाए। मैंने पूरा पूरी हम दोनों भिन्न को काट दे, अगर जितना अब और न कट सके, और उसके बाद यदि दोनों तरफ बराबर आता है या सब भिन्न बराबर आता है तो समतुल्य भिन्न होगा, और सब भिन्न बराबर नहीं आता है तो समतुल्य भिन्न नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें कौन समतुल्य भिन्न है? तो 3/4 और 6/9। तो 3/4 के बराबर देखिए 6/9 नहीं है, ठीक ना। क्योंकि हम इसको यदि हल भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब 3/4 और 2/3 ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समतुल्य भिन्न ये नहीं है। अगला देखिएगा 7/5 और 14/10। तो देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। तो 2 से करेंगे तो 2 7 14 और 2 5 10, कट रहा है ना। देखिए, इसको देख रहे हैं, 3 अब नहीं कटेगा, इसका एसटीएम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसको देखिए, हम काटेंगे तो कटेगा, 2 7 14 और 2 5 10। अब देखिए, इहो 7/5 और हल करने पर इनहू 7/5, तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया ना। तो ये समतुल्य भिन्न है, ठीक है। ये कौन सा भिन्न है? समतुल्य भिन्न। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। बराबर भिन्न वाले को समतुल्य भिन्न कहते हैं। देखिए, अब अगला क्या दे रहा है? इनमें कौन समान भिन्न है? लाइक फ्रैक्शन। इसमें कौन समान भिन्न है या लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखिए, लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो जिसका हर, हर आप देखिएगा ना, डिन्यूमरेटर, हर सबका यदि बराबर होगा, जितना भी भिन्न दिया हुआ है उसमें हर यदि सबका बराबर है तो समान भिन्न है, ठीक है। तो इसमें किसका हर बराबर? नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो इसमें देखिएगा तो 3 3 3 इस सब बराबर है। इसमें 5 3 4 कोई बराबर नहीं है। इसमें 6 7 8 कोई बराबर नहीं है, कोई नहीं। तो जिसमें हर सब में बराबर होता है वो समान भिन्न कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ज्ञात कीजिए कि अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। देखिए, ये आप लोग पर छोड़ देते हैं। क्या करेंगे हम? 2 मीटर और 65 सेंटीमीटर, और फिर नीचे कितना है? 2 मीटर और 55 मीटर।
कितना होगा ये आप जोड़ करके देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होता है। ये बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ये ना सोचिएगा कि नहीं आएगा, इसने आने जाने वाला है, ठीक ना। दोनों को जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर देखिए बी दिया हुआ है, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए अगर नहीं जोड़ पाए तो नीचे जोड़ भी दिए है ना। इसीलिए जो नोट्स परचेज करते हैं उनको सारा चीज हम बना करके देते हैं, इसलिए नोट्स लेने में कभी कमी ना कीजिएगा और कभी हिचक ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको यहाँ पर 100% मिलेगा। मोनिका ने बैंक से 1575 की निकासी की और उसने 750 रुपए खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने रुपये बचे। तो चलिए ये बहुत छोटा प्रश्न है, बस जोड़ घटाव कंप्लीट रखिएगा जी आप लोग। 1575 में से 750.50 घटा दीजिएगा जी, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा और यहाँ पर घटाइएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर घटा के अब आप बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है देखिए बी, 824.50 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर उस विकल्प को चुनिए जो इससे मेल खाता हो। इसमें विकल्प दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें विकल्प दिया हुआ है। ऐसी ही के समान ए सही है कि बी सही है कि सी, इसी के जैसा जस्ट समान खाने वाला, जस्ट टैली करने वाला विकल्प आपको ढूंढना है, ठीक है। तब 5 10 20, तब 5 दूनी 10 10 दूनी 20 गुना चल रहा है जी। अब चलिए चेक कीजिए कि इसी के समान मेल खाने वाला कौन कौन इसमें ग्रुप है। तो 6 का देखिएगा तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी क्या होता है 24, यहाँ 20 है तो ये नहीं खाया। 8 दूनी 16, 16 दूनी की 32 होता है, ये भी नहीं खाया। 6 दूनी 12, 12 दूनी की 24 होता है, ये भी मेल नहीं खाया। लेकिन 4 दूनी की 8 और 8 दूनी की 16, देखिए यहाँ मेल खा गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी है। तो इसी में इसमें जो क्राइटेरिया अपनाया जाएगा वो किस में, इस चारों में अपनाया है, ये आपको देखने के लिए कहता है और ये प्रश्न आता भी है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। उस विकल्प को चुनिए, उस विकल्प को चुनिए जो इसमें है। तो 10 है, 7 है, 1 है, यानी 10 में से क्या घटाया होगा 3 और 7 में से क्या घटाया होगा 6। तो 10 में से 3 घटाया तो 7 और 7 में से 6 घटाया तो 1, इसी नियमावली पर है। अब यहाँ नीचे देखिएगा तो नीचे में किस में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 10 यानी 3 और 6 का चल रहा है, 3 और 6 का। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 5 - 3 2, और 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -4। तो ये शुरुए आंसर आपको मिल गया है। लेकिन और सबके चेक कीजिएगा, और सबके चेक कीजिएगा। 8 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तब 0 होगा। और हमारा शुरू बार क्या दिया है 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, यानी शुरू बार 3 घटाना है, उसके बाद 1 घटाना है। अगर वैसा आया है तो उसको देखना है, तो वो पहला में ही आ गया है। अब 6 में से देखिए पहले क्या करना है 3 घटाना है और फिर 6 घटाना, तो ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका आया यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ पर कौन था 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 6 गया 4, -4, ठीक है। तो ये राइट आंसर ए हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसमें सीरीज के अनुसार देखना पड़ेगा। 200 रुपए की राशि को ए और बी के बीच में 1:4 में बांटा जाता है, तो बी को कितनी राशि मिलेगी। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ही आसान होता है, बी को कितना राशि मिलेगी। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, तो 200 रुपए है उसको ए और बी के बीच में, तो शुरू वाला ए है बाद वाला बी है, ए और बी में बांटा गया है। तो अब ए और बी का अनुपात, तो बी का अनुपात यदि हमको बताना है तो बी का अनुपात लीजिए। तो बी का कितना मान है 4, और नीचे लीजिए टोटल, टोटल मान जितना अनुपात है तो 1 और 4 मिलाकर के कितना हो गया 5, और इंटू कुल राशि, तो कुल राशि कितना दिया हुआ है 2, यही कर देंगे। तो 5 से ये 200 कितना बार में 40 बार में, और 40 चौके कितना हो गया 160 बचा, यानी 160 बचेगा, ठीक है। तो 160 किस में है बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। देखिए आगे 500 रुपए की राशि को 2:3 में बांटा जाता है। यह राशि राम और रहीम के बीच में बांटा जाना चाहिए, राम को कितना रहीम को कितना राशि प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है 2:3 में बांटा जाता है, यह राशि राम और रहीम, राम और रहीम यानी शुरू वाला राम है और बाद वाला रहीम है, ठीक है। तो रहीम को कितना राशि प्राप्त होगा, तो रहीम कौन है, तो पहला बार है राम ना, यह राशि राम, तो पहला बार ये राम और ये रहीम। तो रहीम का मान निकालना तो क्या करेंगे रहीम का राशि और बट्टे कुल करते हैं, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और इंटू कुल राशि तो कितना हो गया 100, यानी 5 से 100 तो कितना हो गया बताइए 500, और 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300, यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 300 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखिएगा यहाँ पर ए गुने बी बराबर बी गुने ए गुने बी बराबर बी गुने ए, क्या कर रहा है ये क्रम चेंज हो रहा है, मतलब जो शुरू बार था वो अब लास्ट में होगा और जो लास्ट वाला था वो
शुरू में होगा, तो इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और किसका, तो यहाँ गुना का चिन्ह है इसलिए गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अगर जोड़ होता तो जोड़ का कहलाता, तो क्या कहलाएगा, गुणन का क्रम विनिमय नियम। ए बिल्कुल सही है, ठीक ना। अंकों को गुना के रूप में लिखकर दोनों तरफ क्रम को बदलना गुणन का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ये हुआ। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है, तो 7 अधिक है, x से 7 अधिक है, तो x में क्या करेंगे, हम 7 जोड़ देंगे। x में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो x + 7 हो गया, और यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिक को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। तो देखिए शिक्षक का स्तर इसलिए ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे क्या करते हैं, तो वे भावी नागरिक को तैयार कर रहे थे। बच्चा को पढ़ाना मतलब वो कल का भावी नागरिक है, तो भावी नागरिक को तैयार कर रहे थे, ठीक है। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, रंगदारी करना चाहिए, या सभी, ठीक है। तो देखिए शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए जो है अपने दायित्व को निभाना चाहिए। आपको जो ड्यूटी मिला है उसको सिर्फ आप निभाइए, आपका समाज में ऐसे ही स्थान मिलता रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो 1 4 9 16 25, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 4 5 ना, 4 5 9, 9 7 16, 16 8 25। तो देखिए एक में कितना, ये जो एक में कितना जोड़ा, 3, ठीक है। फिर 4 में कितना जोड़ा, 5, 5 जोड़ा। फिर यहाँ पर 9 में कितना जोड़ा, 7 जोड़ा। फिर 7 जोड़ा, उसके बाद देखिए 16 में कितना जोड़ा, 9 जोड़ा। तब 25 से आगे कितना जोड़ेगा, 11 जोड़ेगा। तो 25 10 35 से 36 होगा, इसका राइट आंसर 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 12 11, 12 में से 1 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 5 जाएगा, ठीक है। तब 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। देखिए 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो इसमें क्या है, 2 को भुजा बराबर, आप देख रहे हैं 2 को भुजा बराबर है, तो जिसमें 2 को भुजा बराबर है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें समद्विबाहु कहाँ ऑप्शन है, तो सी नंबर में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, क्योंकि 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो जिससे कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा उसको हम लोग किस में डालेंगे, विषम बाहु में डालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला है 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज किस प्रकार का है, तो इससे कोई भी भुजा का मेल नहीं खा रहा था, कोई भुजा बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 भुजा मेल खाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और बाकी एगो अलग है। आगे देखिएगा यहाँ पर, अगला है, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है, सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का, या सभी। देखिए शिक्षा ऐसा चीज़ है जिसमें ये सारी चीज़ें को खिलाया जाता है और सारी चीज़ें खानी चाहिए, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है, विद्यार्थी को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया का आनंददायक बनाना, अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए यहाँ पर अधिक कार्य करना चाहिए ना, तो कक्षा में अधिक रहने के क्या करना चाहिए, देखते हैं तुरंत, थोड़ा नीचे हो गया है। तो कक्षा शक्तिशाली माध्यम सामाजिक रूपांतरण का है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है विद्यार्थी को गृह कार्य कर लिए तैयार करना, शिक्षण को सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाना। तो इसका राइट आंसर है देखिए बी आपका, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका, वो है आपका प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, या आर्कटिक, कौन है, तो इसका राइट आंसर देखिए प्रशांत महासागर। किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है, किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जैसे बताना हो तो बस ऐसे कर लीजिए। आगमन, आगमन में क्या हो गया, आ
जोड़ गमन, ठीक है। तो उपसर्ग, उपसर्ग माने जो पहले वाला लगता है, पहले क्या लेगा, आ लगा तो आ उपसर्ग है। क्या है इसमें, आ जो है आपका उपसर्ग है। चलिए आगे बताइएगा। आगे उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान में कौन सा उपसर्ग है। तो उत्थान को जो हम लिखते हैं तो उत और जोड़ का लिखते हैं, थान लिखते हैं, ठीक है। उत जोड़ थान, तो क्या हो जाएगा उत्थान। तो इससे पहले जो लगा उपसर्ग है, जो बाद में लगेगा वो प्रत्यय है। जो पहले लगा उपसर्ग है तो उपसर्ग यहाँ पर 5 है, 5 में क्या हो गया यहाँ पर, तो आपका उत्थान में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, तो उत है, तो उत यहाँ आंसर हो गया, ये राइट हो गया। चलिए अगला है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है। बहुत बार आया वो प्रश्न है, उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है बताना है। तो देखिए इसका होता क्या है, बहुत बार आया वो प्रश्न है, उत और जोड़ जवल, उत जोड़ जवल। ऐसे यहाँ पर जो है उत जोड़ जवल जो है आपका सबसे अधिक है और सबसे अधिक बार आने वाला यहाँ पर हिंदी का प्रश्न है, जो कि आया हुआ है आपके हर किसी एग्जाम में पूछ ही दे रहा है, ठीक है। +4 5x + 4 = 19 में x का मान बताइए, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, a का मान 2, b 3, c 4 और d। देखिए हम लोग बहुत जल्द बनाना है, क्या करेंगे बताइए। देखिए इसका मान आप पुटअप करके यहाँ पर देख सकते हैं। 5x + 4 में x का मान देखिए दिया हुआ ना, इसको आप यहाँ पर बैठा कर सॉल्व कीजिएगा। अगर 19 आ गया तो हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख करके भी हम बनाते हैं बहुत जल्द जब काम करना हो। तो देखिए 2 बैठाएंगे तो 5 दूनी 10 और 4 14 होगा। 2 से नहीं हुआ, 3 बैठाएंगे तो 5, एक से जगह पर 3 बैठाएंगे तो 5 दिया 15 और 4 19 हो गया। देखिए 19 आ गया, कितना आ गया, कितना सा आ गया, 3 रखने पर आ गया। तो ऑप्शन देख करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जो नोट्स परचेज करते हैं उनको तो यहाँ पर डीपली बताया गया है। 5x + 19, तो 5x इधर ही रह जाएगा, इसको बॉर्डर पार करेंगे तो 19 - 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5x = 15 हो गया। और 5 दिया कि 15, तो x = 3 हो गया। तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा आसान ऐसे है कि फटाफट काम कीजिएगा, जितना जल्दी स्पीड आपको काम करना है, समझे ना, स्पीड करना है। देखिए नोट्स जो परचेज करते हैं उनका यहाँ दिया हुआ है और बनाया हुआ भी। देखिए हम आपको बता दें, जो अब तक नोट्स यहाँ पर नहीं खरीद पाए हैं, अभी सब का फॉर्म भरा गया है। अब आप लोग सस्पेंस में मत रहिए भैया। अगर शिक्षक बंधु आप सस्पेंस में हैं तो ये सस्पेंस बहुत महंगा पड़ने वाला है, इसलिए आप ले करके अब तैयारी कीजिए और जुड़िए और तैयारी करके अच्छा स्कोर लाइए, ठीक है। देखिए 3/7 + x = 17/7, तो x का मान क्या होगा बताइए। देखिए हम मान रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं, तो हमको x का मान निकालना है। तो x को यहीं रखेंगे और 3/7 को बॉर्डर पार करेंगे तो ये प्लस में है तो बॉर्डर पार करेगा माइनस में। अब बॉर्डर वाला किसके बाद लगेगा, जो पहले दिया हुआ उसके बाद, यानी करेंगे 17/7 और माइनस हो जाएगा। देखिए 3/7, 7 के एलसीएम का हो गया बताइएगा 7, और डायरेक्ट कीजिएगा 17 - 3 कितना हो गया, 17 में से 3 गया तो 14/7 हो गया, और 7 दूनी की 14 और यहाँ 2 हो गया। फटाफट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सब नोट्स हम पढ़ा दिए हैं। अब आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैंने समझिए कि आपको 1 मिनट में मार देना है, रट से मार देना है, समझ गए। देखिए 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, यदि इनमें इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई और दहाई मिलके ना है, कितना है, 8 है, एगो 5 है, तो दूसर का क्या होगा। तो देखिए x + y कोई एगो ले लीजिए ना, जवन मन है तो ने लीजिएगा। तो 5 + y = 8, तो y बराबर क्या हो गया बताइए, 8 - 5 बराबर कीजिएगा 3। तो फटाफट कीजिएगा, ठीक है। ये y यहीं रह जाएगा और एगो मान लीजिए अगर 5 इसको माने तो ये 5 इधर जाएगा, 8 - 5 यानी 3 इसका आंसर होगा। इस तरह से आप जितना जल्दी बना पाइएगा जरूर एक्यूरेसी और स्पीड बनाइएगा। देखिए यहाँ पर नोट्स जो परचेज किए हैं उनके लिए दिया हुआ है, देख लीजिएगा, इसे बनाना है, ठीक ना। नोट्स लेते जाइएगा। 2 अंकों की संख्या का अंतर 18, यदि इनमें से दहाई का अंक 8 है तो इकाई का अंक बताइए। अंकों का अंतर, तो देखिए x - y = 18 है, ठीक है। इनमें से दहाई का अंक 8 है। अगर दहाई का अंक आप इसको जिसको मानिए, देखिए यहाँ पर इसको हम मानते हैं 8, तो x - 8 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 18। ये 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 18 और 8 कितना होगा बताइए, 26 होगा, कितना होगा, तो 26 हो गया एक आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगला यहाँ पर है, किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया, यह कौन सा सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम का पूरा नोट्स ऐसा बता दिए हैं ट्रिक के साथ ना, कि जो खरीदे हैं वो कभी सर्वनाम नहीं भुलाइएगा, चाहे आप कोनो एग्जाम में बैठने वाले होंगे, ठीक है। तो किसी ने हमारा गमल तोड़ दिया, ये कौन सा सर्वनाम है बताइए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या कोई नहीं। किसी ने हमारा गमला तोड़ा, अरे भैया ये तो हमको पता ही नहीं है कि किसने तोड़ा, तो ये तो अनिश्चित हो गया ना, तो अनिश्चित है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नीचे नोट्स के लिए है। अगला है, यहाँ कोई छुपा है, कौन सा सर्वनाम है, कोई छुपा है। अरे भैया कौन छुपा है, हमारा पते ना है तो कौन है, तो वह निश्चयवाचक में जाएगा। किस में जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, ठीक है।
चलिए, जो पदार्थ पानी में घुल जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशील, गैस में घुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं। चलिए, जो पदार्थ पानी में घुल गया ओकरा हम क्या कहेंगे? जल में घुलनशील। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा 200 क्वेश्चन रहेगा, कैसे मारेंगे? कुछ ना है, खाली पढ़ल रहिए, एकदम फटाफट मारिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उससे क्या कहते हैं? जो जल में नहीं घुलेगा उसको क्या कहेंगे? जल में अघुलनशील। क्या कहेंगे? जल में अघुलनशील। ये बी राइट ऑप्शन हो गया। एकदम स्पीड में देखेंगे हम लोग, ठीक है। नमक किस में घुल जाता है? बताइए, नमक किस में घुलता है पूर्ण रूप से? तेल में, वसा में, जल में या कोई नहीं? तो नमक जो है जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। घुल जाता है ना, तो नमक हो गया। एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, यह कौन सा विकार है? देखिए, अब यहाँ पर आपको तो हम जल्दी बता दे रहे हैं, लेकिन जो अभी नया भाई बंधु यहाँ देख रहे हैं, तो आपको अधिगम विकार का एक पीडीएफ दिया गया है, जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो जुड़े हुए उनको पीडीएफ दे दिया गया है, तो वो पूरा देख लिए होंगे, तो वो तुरंत बता देंगे। देखिए, यहाँ पर जो लिखने में अक्षमता, तो लिखने में अक्षमता कौन करता है? देखिए, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो लिख करके बनता है। ग्राफ बनता है ना, ग्राफ देखे होंगे, मैथ में बनाते हैं ना, तो ग्राफ लिख करके बनता है, ठीक है। तो ग्राफ लिखने में अक्षमता प्रकट करेगा, तो ग्राफ लिख के बनता है, इसलिए ग्राफिया वाला चीज होगा। जितना में ग्राफिया लगेगा वो जो हो जाएगा लिखने वाला क्षमता, ठीक है। तो वो डिस्ग्राफिया होगा। देखिए, यहाँ पर ग्राफिया वाला कौन है? डिस्ग्राफिया, ठीक ना। तो जितना लिखने में अक्षमता प्रकट करेगा वो डिस्ग्राफिया में चला जाता है, क्योंकि ग्राफ लिख करके हम लोग बनाते हैं। पूरा ट्रिक देखिए उस वीडियो में हम दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और नहीं तो नोट्स ले लीजिएगा। एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, वह कौन सा विकार से ग्रसित है? देखिए, यदि भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो भाषा जो होता है वो बोलने के लिए होता है, और उसमें लगता है जया, तो अफेजिया होता है। वो क्या होता है? भाषा से संबंधित जो कठिनाई आ रही है तो अफेजिया होगा। आपको तो जरूर देखिए अधिगम विकार का जो नोट्स लेना ही पड़ेगा, नहीं लीजिएगा ना तो आपको बहुत सा एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला दिखेगा, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। देखिए, अक्षमता जितना होता है वो फेजिया होता है, डिस्फेजिया होता है, चाहे वो सीखने का हो या भाषा संबंधी कठिनाई आ रहा हो तो वह फेजिया में जाएगा। लिखने वाला हो तो लिखते हैं, ग्राफ लिख करके बनाते हैं तो ग्राफिया में जाएगा, और पढ़ने वाला हो तो लेक्सिया में जाएगा। काम करते हैं लेक्सिया में जाएगा। सब बताया हुआ है ओकर वीडियो में, एकदम देख लीजिएगा। आटा से चोकर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? देखिए, घर में देखते हैं ना, चलनी होता है और इसमें छेद होता है, इसमें अटवा डालते हैं और चालते हैं, तो चोकरवा नीचे और अटवा ये में रह जाता है कि ना होता है। या आटा जो है इसमें, चोकर जो है इसमें रह जाता है चलनी में, और ये आटा जो है नीचे गिर जाता है, ठीक है। सूप या जो भी रखते हैं बर्तनों में, तो ये कौन विधि हो गया? तो ये चालन विधि हो गया। चालते हैं, कहते कि अटवा के चाल दो न, कहते हैं हम लोग घरों में। तो आटा में से चोकर को चालन विधि द्वारा अलग करेंगे। एकदम देखिए, ठेठ भाषा में पढ़ लीजिए। आटा से चोकर कैसे? चाल के, चल केकरा से? तो चलनी से चाल के, तो चालन विधि। बालू के मोटा और पतला कण को अलग करने के किस विधि द्वारा? तो देखते हैं ऐसे लगा देते हैं, ये क्या होता है? चलना होता है, इनमें बलुइया फेंकते जाते हैं, तो मोटका बलुइया एन है, पतिल का बलुइया एन है, होता है कि ना होता है। तो क्या कर रहे हैं? चलना से न चाल रहे हैं, तो चालने विधि न होगा, तो ये चालन विधि हो गया, ठीक है। देखिए, चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते थे? देखिए, चावल के हम इन सब परियाते हैं, कहते हैं परियाना, परियाते के ना परियाते, पनिया डाल के, तो उसको यहाँ पर परियाना ना कहिएगा, ये निस्तारण होता है। कौन होता है? निस्तारण ना, उसको निस्तारण कहते हैं, इसलिए निस्तारण विधि हो जाएगा। राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है? तो देखिए, सुंदर जो किसी चीज की विशेषता बतावे ना, ओकरा हम लोग कहते हैं विशेषण। तो सुंदर जो है राम के विशेषता है कि राम जो बात देखे में सुंदर भी है ना, तो ये सुंदर जो है विशेषण है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषणे में जाएगा, ये विशेषण हो गया, ठीक है। तो जो गुण कोई बतावे तो वो विशेषण है। वह झगड़ालू आदमी नहीं, इसमें विशेषण कौन है? अरे भैया, ओकर गुण का बा? झगड़े के बा, झगड़ालू बा, ठीक ना। तो झगड़ालू ये जे बा विशेषण बा, ठीक है, ये एकर गुण बा, तो गुण के विशेषण कहते हैं। आदमी के जो गुण है ओकरा विशेषण कहते हैं। रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया है, तो गुण इसमें है, ये मात्रावाचक विशेषण है, ठीक है। ये मात्रा है 2 किलोग्राम, तो ये मात्रा है और ये भी विशेषण है, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, नमक शब्द से विशेषण बनेगा। नमक शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो नमक से कहते हैं ना, अरे नमकीन खाला मन है, तो नमक से नमकीन विशेषण बनेगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, अपमान शब्द से विशेषण बनेगा। अपमान से विशेषण क्या बनेगा? कहते हैं आप लोग कह रहे हैं हमरा अपमानित कैले हवा, तो अपमाने के विशेषण है अपमानित ना, तो अपमान शब्द से जो विशेषण बन जाएगा वो अपमानित बन जाएगा, ठीक है।
धन शब्द से कौन विशेषण बनेगा? देखिए कहते हैं ना वो बड़ा धनवान बा, बड़ा धनवान बा, तो धने से बनल बा और ये विशेषण हो गया ना, ये गुण हो गया कि वो आदमी धनवान है, तो धनवान विशेषण हो गया और धन शब्द से वो बना है विशेषण धनवान। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मनिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, फिर 45 डिग्री अपनी दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। वह किस दिशा का सामना कर रही है? ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब या दक्षिण पश्चिम। देखिए जो नोट्स परचेज करते हैं उनका बनाया हुआ है। मनिका के ने पश्चिम देख के शुरू करते, देखिए पश्चिम की ओर चलना शुरू करते हैं। पश्चिम की ओर इधर है ना, इधर पूरब है ना, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। अब वह दाहिने ना, तो देखिए पश्चिम के इधर बाएं होगा, इधर दाएं होगा, तो दाहिनी और 45 डिग्री। तो देखिए ये याद रखिएगा, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये 90 बन रहा है, इसका आधा 45 होता है। ठीक है, इसके बीच से 45 होता है। तो 45 डिग्री दक्षिण की ओर मुख करके गई और कितना दूर चली? 500 मीटर चली। तो अब वह किस दिशा में है? तो देखिए किसके किसके बीच है? मनिका अभी यहाँ है, तो ये पश्चिम और ये कहाँ है? उत्तर, यानी पश्चिम उत्तर के बीच में है या उत्तर पश्चिम के बीच में है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देगा देखिएगा, तो अब वह उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन उत्तर पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में? बहुत हल्का हल्का, एक सब नोट्स में हम दे दिए हैं आप लोग के, बस जुड़ल है देख लीजिएगा। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो सब कोई जानता है, उत्तर दक्षिण पूरब है और पश्चिम है। तो वो पूरब की ओर पहले गया, किधर गया? पूरब की ओर। देखिए पूरब की ओर। फिर दक्षिणावर्त मैंने घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज एने चलिएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री कहाँ आएगा बताइए? यहाँ आएगा ना, यानी पूरब से जब हम 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? वो दक्षिण पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर वहीं से वो 180 डिग्री गया। तो 180 डिग्री मतलब कहाँ? देखिए यहाँ से यहाँ है तो 90, अब फिर यहाँ ऊपरे जाएगा सीधे, तो कितना बनेगा? 180। यहाँ बनेगा ना 180, तो 180 गया मैंने कौन दिशा में पहुँच गया बताइए? उत्तर दिशा में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? उत्तर दिशा। तो का राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? फीमर, कंधुका, स्टेप या कोई नहीं? तो देखिए हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप होती है और उसको हम लोग कहते हैं कान की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, कंधा एवं कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? कंधा, याद रखिएगा, कंधा न एवं कमर, कंधा एवं कमर में। तो देखिए कंदुक, कंदुक ना का याद रखिएगा, कंध से रखिएगा कंदुक, कंध से कंदुक, और यह क से खलिका, कंदुक खलिका संधि होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, चलिए अगला, कोहनी एवं घुटने में कौन सी संधि होती है? केहनी एवं घुटना। देखिए केहनी और घुटना को देखिए मुड़ाइए, एक के साइड मुड़ता है, जैसे ऐसे करिएगा तो सिर्फ सीधा होगा, अब एने ना घूम जाएगा, एने से अगर घुमा रहे तो एने ही खाली और यहाँ पर लॉक हो जाता है। तो आप लोग केवाड़ी देखते होंगे, केवाड़ी में क्या लगा रहता है? यहाँ पर ज्वाइंटर होता है ना, तो केवाड़ी की जब हम बंद करते तो एक के दिशा में बंद होता है, इन्हें के एने से एने घूम जाएगा, ना घूमता है, तो वह होता है हिज संधि, ओकरा कहते हैं हम लोग का चीज हिज संधि। तो केहनी और घुटना जो रहेगा ना, तो देखिएगा एक के साइड खाली मुड़ता है, पूरा ऑलराउंडर ना मुड़ जाता है कि बाएं से दाएं हो गया, दाएं से बाएं भी हो गया, सिर्फ बाएं से दाएं भी नहीं होता है। ठीक ना, तो एक ही साइड केवल वो खुलता है बंद होता है, तो केवाड़ी के हिज संधि याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला है 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 13 वर्ष है और 13 वर्ष के बच्चा के समान है। वह किस वर्ष का प्रकार का बच्चा है? एकदम देखिएगा, एक और वीडियो दे दिए हैं और नोट्सों दे दिए हैं। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु, देखिए बच्चा का वास्तविक आयु 10 साल का है। बच्चा जो है वास्तविक कै साल के है बताइए? 10 साल के है, लेकिन ओकर काम कर रहा है 13 वर्ष के बच्चा के समान, लेकिन ओकर मानसिक जो है आयु 13 वर्ष के जैसा है। ठीक है, बच्चा है 10 वर्ष के, लेकिन ओकर मानसिक आयु है 13 वर्ष के। तो वह किस प्रकार का बच्चा है? तो देखिए मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि निकाल लीजिएगा। बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र दे दिए हैं ना, बुद्धि लब्धि का देखिए यहाँ सूत्र दिया हुआ है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु, बच्चा का मानसिक आयु 13 साल के है और वास्तव में बच्चा है 10 साल के, तो मानसिक आयु बट्टा होता है वास्तविक आयु, इंटू में होता है 100। तो मानसिक आयु 13 और वास्तविक आयु 10 और गुने 100 किए तो 10 दहिए के 100 और 13 दहिए के 110।
130, ठीक है, 13 दहियम के 130, और 130 जेकर बुद्धि लब्धि है वो बच्चा प्रखर बुद्धि के होता है। कौन बुद्धि के होता है? प्रखर बुद्धि के होता है। तो एक नोट्स ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नोट्स में इतना अच्छा से बताया हुआ है उस सब वीडियो कि ओकरा देखिएगा तो कहीं ना भुलाइएगा। अब अभी देखिए आपका प्रैक्टिस हो रहा है, इसलिए इसमें हमको जल्दी जल्दी चलना है, ठीक है, प्रैक्टिस में, क्योंकि आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कैसे जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। और डीपली देखना है तो सब नोट्स और वीडियो ले लीजिए, परचेज कर लीजिए और देखते रहिए। रमेश एक पंक्ति में ऊपर से 12वां स्थान पर तथा नीचे से 15वां स्थान पर। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? देखिए एक वीडियो दे देवल गया है। ए रमेश एक के व्यक्ति रमेश है, जेकर ऊपर से भी स्थान है और जेकर नीचे से भी स्थान है। तो रमेश कई जगह आ रहा है भैया, ऊपर से भी रमेश गिना रहा है और नीचे से भी रमेश गिरा रहा है, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति अगर दोनों तरफ से हो तो वहां पर क्या करते हैं, कुल को दोनों को जोड़ लीजिए। ऊपर से स्थान 12वां और नीचे से स्थान 15वां, तो 12 और 15 27, और दोनों जगह ये व्यक्ति है तो एक एक न रमेश कहाँ ही होगा, तो एक घटा दीजिएगा। तो 12 और 15 27 में से एक घटाइएगा तो 26, यानी उस पंक्ति में कुल व्यक्ति जो है 26 को है। तो बी एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दोनों तरफ से सूत्र दिया हुआ है और नोट्स जो लिए उनको दिया हुआ है। शीला एक पंक्ति में आगे से 20वां, आगे से 20वां, ठीक है। आगे अब जने मानिए एने कीजिए तो एने, तो आगे से 20वां और पीछे से 15वां है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? तो शीला यूं है, आगे से भी और पीछे से भी। तो क्या बोले थे? 20 और 15 35, और एक शीला के घटा दीजिए, क्योंकि शीला तो एक ना है। तो 35 में से एक घटाइएगा तो 34, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा? एक और 34 हो जाएगा और डी हो जाएगा। देखिए यहाँ बनाओ लो है, ठीक है। चलिए अगला है, शैशवा अवस्था की अवधि होती है। तो बच्चा का शैशवा अवस्था जो होता है वो क्या होता है? आपका जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था को जो है हम लोग शैशवा अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? बताइए। दूध के दांत की संख्या होती है 20 ना, कितनी होती है? 20, एकदम आप लोग देख लेंगे। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्था होती है? तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्था होती है ना। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। बाल्य अवस्था का समय होता है, तो देखिए शैशवा अवस्था कितना हो गया? 0 से 6। शैशवा अवस्था के बाद बाल्य अवस्था होता है 6 से 12, ठीक है, 6 से 12। अब देखिए, विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो क्या क्या होना चाहिए? तो देखिए, अध्यापकों की भूमिका और विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए। मानव जाति में कौन से व्यक्तिक निर्धारित तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताता है? देखिए, प्रत्येक मानव जो है सबका संस्कार, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। वो किसके कारण? पर्यावरण के अंतर के कारण, आनुवंशिकता के अंतर के कारण, या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतर क्रिया। तो यह सही है, दोनों के अंतर के कारण होता है, दोनों का अंतर होता है। वो व्यक्ति का आनुवंशिकता भी माई बाप के अलग होता है और जिस परिवेश में रह रहा था वो अलग होता है, उसी के कारण जो व्यक्ति में भिन्नता होता है, ठीक ना। अगला है यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। आपको हम बता दें, हर एक बच्चा, चाहे वो कमजोर है, चाहे वो चोर है, चाहे वो लथेर है, चाहे वो बदमाश है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा, हर का गुण अलग अलग होता है और हर में अलग अलग क्वालिटी होती है, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, न कि कोई एक बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो देखिए अभी चल रहा है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे होता है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछा। देखिए बिल्कुल सही अक्षर, अगर आपको कक्षा में एकदम जो बताना है, बढ़ाना है, तो प्रश्न पूछते रहिए, एकदम कक्षा जो है बिल्कुल बना हुआ आपका बढ़िया रहेगा, समझ गए। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है शिक्षण कुशलता में श्यामपट्ट पर लिखना भी आएगा, प्रश्नों को हल करना भी आएगा, यदि बच्चा प्रश्न पूछता है वो भी आएगा, यानी एक और आंसर होगा ये सभी, ठीक है। एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता, आप क्या करोगे भाई? बच्चों की उपेक्षा करोगे, बच्चा के ताड़ना देने लगिएगा, अभिभावक को पत्र लिखने लगिएगा, आप स्वयं मिलने जाइएगा या बच्चों को दंड देना शुरू कीजिएगा। तो आपको स्वयं उनसे मिलना होगा, यदि 2 बार 3 बार आपने दिया, नहीं मिल रहे हैं तो स्वयं मिलना होगा। बच्चों की जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के बाद या तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो, तो तत्काल एकदम बच्चा के जिज्ञासा के शांत करना चाहिए जब वो पूछा हो, ठीक है। यदि आपको आता है तो आप तत्काल कीजिए, और यदि उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो कुछ समय के बाद कीजिए, लेकिन कर दीजिए उसका, ठीक है। अगला,
आटा से रोटी बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए आटा था, आटा, अब आटा से क्या बन गया? ये आटा के लोइया है और इस समझिए आपका रोटी बन गया। तो आटा के लोइया से जो रोटी बन गया तो ये नया चीज हुआ, लेकिन फिर अगर एकरा से आटा के लोइया बन जाएगा तो ये उत्कर्मणीय होगा और न बनेगा तो अनुत्कर्मणीय होगा। तो आटा के लोइया से जो रोटी बन गया, अभी रोटी फिर लोइया बनेगा का? न बनेगा, तो इसलिए अनुत्कर्मणीय है। तो जो जो पूर्व अवस्था में आ जाएगा वो उत्कर्मणीय, और जो पूर्व अवस्था में नहीं आएगा वो अनुत्कर्मणीय होता है। ठीक है, इसका भी वीडियो सबका दे दिया गया है, केवल यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है शाम के समय। आटा से रोटी बन जाने के बाद देखिए इसमें यहाँ पर नोट्स दिया गया है, नोट्स जो परचेज कर रहे हैं उनके लिए लिखा हुआ है, सब नोट्स बनाया हुआ है। फल का पकना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए। फल शुरू बार हुआ होगा कैसन? हरा, अब पका हो गया तो कैसन? पीला। अभी पीला से फिर हरा हो जाएगा का? हमरा बताइए, नहीं होगा। तो दोबारा इस अवस्था में नहीं आ सकता है, तो अनुत्कर्मणीय है, तो अनुत्कर्मणीय हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है केरल का प्रमुख नृत्य क्या है? मोहिनीअट्टम, कथकली, ए और बी दोनों, और डांडिया। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल का ही लोक नृत्य है। ठीक है, अगला है ओडिशा का प्रमुख नृत्य है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य क्या है? तो ओडिशा का प्रमुख नृत्य हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? उड़ीसा का ओडिसी है। पंजाब का प्रमुख नृत्य है। पंजाब का प्रमुख नृत्य क्या है? बताइए। भांगड़ा है। क्या है आपका? भांगड़ा पंजाब का मुख्य नृत्य है। ठीक है, अगला देखिएगा। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य क्या है? भारतनाट्यम, भारतनाट्यकली ये तो नहीं है, भारतनाट्यम, ओडिशा, कथकली। तो कथकली देखिए केरल का है और उड़ीसा का है, तो भारतनाट्यम जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है। एकदम देखिए यहाँ से एक आएगा, एक साधारण वर्ष, चलिए नोट्स है। 1 जनवरी 2014 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? देखिए जब सामान्य वर्ष रहेगा, एक वीडियो दे दिए हैं, एक नोट्स भी दे दिए। जब सामान्य वर्ष यानी 4 से भाग लगा के देख लीजिए, अगर पूरा पूरी नहीं कटा तो सामान्य वर्ष है और उसको नॉन लीप ईयर कहते हैं। सामान्य वर्ष यदि जिस दिन से शुरू होता है तो उसका आखिरी दिन भी वही होता है, अंतिम तिथि भी वही होता है। यानी अगर 1 जनवरी 2014 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा? तो वो दिन शनिवार होगा। तो याद रखिए वो दिन क्या होगा? शनिवार है। यानी वर्ष सामान्य वर्ष है तो पहली तारीख और अंतिम जो तारीख होगा अंतिम महीना का वो बिल्कुल सेम होता है। देखिए नोट्स बनाया हुआ है, ये नोट्स बनाया हुआ है। 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन होगा? तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि कौन सा वर्ष है। इसमें 17 में 4 से भाग लगेगा नहीं 2017 में। तो देखिए 2017 में 4 से भाग लगाने के लिए 2017 में मत लगाइए। देखिए गणित में आपको 4 से विभाजन का नियम बता दिए हैं। दहाई तक की संख्या केवल 17 में 4 से भाग लगा के देखिए, 4 चौके 16, 1 से शेष बच गया, नहीं गया। तो इसलिए वो क्या है? सामान्य वर्ष है। तो इसमें क्या होगा? तो जो जनवरी अगर रविवार था 1 तारीख को, तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बिजली के पंखे के पंखुड़ियों की गति कैसी होती है? बिजली का पंखा का जो होता है ना, वो गोले गोले घूमता है। तो गोले गोले घूमे वाला को वर्तुल गति कहते हैं या वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहाँ पर वर्तुल गति या वृत्तीय गति किस में है? बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी के सेकेंड सुई की गति का उदाहरण है। बताइए घड़ी का सेकेंड सुई का गति का उदाहरण है। तो घड़ी का सेकेंड सुई टक 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 ऐसे गोले गोले घूमता है, तो वर्तुल गति हो जाएगा, है ना। यह एक निश्चित समय अंतराल पर चलते रहता है, दोहराते रहता है, तो उसका आवर्ती गति भी देखिए। एक गति ऐसा है ना कि दो को ऑप्शन भी हो सकता है उसका, लेकिन यहाँ पर अभी आप दीजिएगा वर्तुल गति। ठीक है, वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती रहती है उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति या कोई नहीं। तो देखिए एक निश्चित समय अंतराल के बाद, जैसे एक लोलक है, ये ने गया फिर गया फिर गया फिर गया फिर गया, घड़ी के सुई वो भी चलाएगा, तो ये आवर्ती गति में जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर दोहराते रहता है तो आवर्ती गति। ठीक है, किसी लोलक की गति देखिए, ये बता दें किसी लोलक या दोलक की गति कौन सी गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति का उदाहरण है। किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है। अगला देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको डेली हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और जितना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सबका नोट्स आपको हम दे दिए हैं। तो जो अभी तक हमारे साथ शिक्षक बंधु नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जरूर जुड़ जाइएगा, और नहीं जुड़ रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी नोट्स लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से नोट्स लेकर पढ़ने के बाद 101% सफलता मिल रहा है प्यारे शिक्षक बंधु। जरूर लेकर पढ़िएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।